बच्चों, तो कैसी चल रही है तुम लोग की पढ़ाई? आई थिंक कि तुमने अच्छे से पढ़ लिया होगा। और आज तो फेस्टिवल भी है, तुम लोग थोड़ा ज़्यादा पढ़ाई के मूड में नहीं होगे, लेकिन मेरा ये कहना है कि आधा एक घंटा तो पढ़ाई कर ही सकते हो। तो आप वीडियोस को लगातार देखते रहो, फिर से ऐसा ना हो कि जमा हो जाए पूरा। और कोई अगर नया दोस्त तुम्हारा वीडियो देखना शुरू किया है तो उसको कहना कि वेक्टर के साथ साथ मैथमेटिकल टूल वाला भी देखता रहे, तब जाके उसको सही से आगे फायदा होगा। समझ गए ना? और आप जो करंट हैं, जो लगातार पढ़ आ रहे हैं, तो वो वीडियो को कभी भी लैग मत करना कि आराम से देखेंगे फिर इकट्ठा हो जाएगा तो फिर पीछे रह जाओगे। तो एकदम से आपको टच में रहना है कि कोर्स जैसे जैसे आगे बढ़ रहा है आपको भी वैसे वैसे बढ़ना है। ठीक है? तो आज भी फेस्टिवल है, इसके बावजूद मेरे हिसाब से तुम्हें 1 घंटे की पढ़ाई तो तुम कर ही सकते हो। वीडियो देखना कोई बड़ी बात तो है नहीं। चलो ठीक है, तो हम लोग लास्ट सेशन से शुरू करें। तो लास्ट क्लास में हम लोग पढ़ रहे थे टाइप्स ऑफ वेक्टर। तो टाइप्स ऑफ वेक्टर में हम लोगों ने कई वेक्टर्स देखे थे। अब उसके बाद जो कुछ वेक्टर और थे एक्स्ट्रा, उनके बारे में बात हम लोग करेंगे। तो कौन सा वेक्टर था बच्चों? जीरो वेक्टर। अगला वेक्टर जो था अपना वो जीरो था। ठीक है ना? तो हम लोग बात करते हैं जीरो वेक्टर के बारे में। जीरो वेक्टर, ठीक है? जीरो वेक्टर बोलो, या फिर इसका दूसरा नाम जो है, इसका दूसरा नाम है आपका नल वेक्टर। जीरो वेक्टर या नल वेक्टर, है ना? सवाल ये है, तुम्हारे दिमाग में बात आ रही होगी कि ये जीरो वेक्टर क्या हुआ। तो देखो, जैसा नाम से लग रहा है कि जीरो का मतलब है जीरो, मतलब ऐसा वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड जीरो होता है। ठीक है? तो पहले तुम लोग ये लिख लेंगे कि वेक्टर हैविंग जीरो magnitude is known as जीरो वेक्टर। ठीक है? वो वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड क्या है? जीरो। तो तुम कहोगे कि मैग्नीट्यूड जीरो है तो डायरेक्शन किधर होगा? मैग्नीट्यूड अगर जीरो है तो इसका डायरेक्शन क्या होगा? तो ये तो बहुत सोचने वाली बात है। तुम खुद सोच के देखो कि अगर किसी वेक्टर का मैग्नीट्यूड जीरो है तो क्या उसका डायरेक्शन तुम डिफाइन कर पाओगे? तो जवाब है एब्सोल्युटली नो। कैसे डायरेक्शन बताओगे? मान लो कोई कार रेस्ट में रुकी हुई है, तो कार की वेलोसिटी कितनी हो गई? जीरो। तो तुमसे अगर कोई पूछेगा कि ये कार की वेलोसिटी कितनी है, तो कहोगे जीरो। तो ठीक है, वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड तो हो गया जीरो। फिर तुमसे कोई पूछेगा कि इसका डायरेक्शन किधर है, तो भाई ये तो सोचने वाली बात है। जिसका मैग्नीट्यूड है जीरो, तो जीरो का मतलब ही हो गया कि वो नहीं चल रहा है। और जब नहीं चल रहा है तो कोई पूछेगा किधर नहीं चल रहा है, तो सुन के सोचो कितना अटपटा लग रहा है। जैसे तुम बोलोगे कि मैं नहीं जा रहा, मैं रेस्ट में हूं, मैं नहीं चल रहा, तो कोई पूछेगा किधर नहीं चल रहे हो, तो भाई किधर भी नहीं चल रहे हैं। जिसका मतलब क्या हुआ कि जीरो वेक्टर का मैग्नीट्यूड जीरो एंड डायरेक्शन इसके लिए मीनिंगलेस है, मतलब उसका कोई महत्व ही नहीं है। वी कैन नॉट डिफाइन डायरेक्शन फॉर जीरो वेक्टर। मतलब हम लोग लिखेंगे वी कैन नॉट डिफाइन, मतलब हम लोग परिभाषित नहीं कर सकते हैं। वी कैन नॉट डिफाइन, डिफाइन का मतलब परिभाषित करना, डायरेक्शन, ऐसे मतलब डायरेक्शन फॉर जीरो वेक्टर। जीरो वेक्टर के लिए हम लोग डायरेक्शन डिफाइन नहीं कर सकते हैं। तो तुम्हारे दिमाग में क्वेश्चन आएगी कि जब जीरो वेक्टर के लिए डायरेक्शन डिफाइन नहीं कर सकते हैं तो आखिर जीरो वेक्टर को डिफाइन करने की जरूरत क्या है? क्यों हम जीरो वेक्टर को डिफाइन करते हैं कि भैया जीरो वेक्टर होता है? क्योंकि मैग्नीट्यूड तो इसके पास है नहीं। तो ना इसके पास मैग्नीट्यूड है और डायरेक्शन भी नहीं है, तो फालतू का ये हम लोग टाइम इसके ऊपर क्यों वेस्ट कर रहे हैं? इसके ऊपर टाइम वेस्ट करने का तो कोई फिर मतलब नहीं रह गया। तो जवाब है कि ऐसी बात नहीं है, इसका जरूर वैल्यू है। वैल्यू है
तभी तो इसके ऊपर हम लोग टाइम अपना टाइम हम लोग अपना खर्च कर रहे हैं, है ना। तो आखिर क्या वैल्यू है, तो देखो जब तुमको मैं पढ़ाऊंगा एडिशन ऑफ वेक्टर, है ना, आज ही शुरू करेंगे हम लोग एडिशन ऑफ वेक्टर, तो जिसमें मैं आपको यह बताऊंगा कि अगर दो वेक्टर को ऐड करते हैं, ठीक है ना, मैं आपको बताऊंगा कि अगर हम लोग वेक्टर में वेक्टर को ऐड करें तो क्या मिलता है, वेक्टर। ध्यान से देखो, वेक्टर में वेक्टर को ऐड करते हैं तो व्हाट वी विल गेट, ए वेक्टर, ठीक है ना। जैसे मान लो एक वेक्टर ए है, उसमें एक वेक्टर बी को ऐड किए तो क्या मिला हमें, एक वेक्टर सी। अब ये सी कैसे मिलेगा वही तो हम लोग आगे सीखेंगे, लेकिन फिलहाल तुम ये समझो कि वेक्टर में वेक्टर को ऐड करने से क्या मिलता है, एक वेक्टर। लेकिन जरा सोचो कि अगर हम वेक्टर ए में, ठीक है ना, ऐड करें वेक्टर माइनस ए को, तो पहले तो समझो ए और माइनस ए क्या हुआ, ए और माइनस ए पिछले क्लास में मैंने बताया था। मान लो ये वेक्टर ए है तो माइनस ए वेक्टर जो होगा वो ए वेक्टर का ठीक अपोजिट होगा, तो दिस इज माइनस ए वेक्टर। अगर ये प्लस ए वेक्टर है तो ये क्या हो गया, माइनस ए वेक्टर। और इन दोनों में क्या है, तो ये जितना इसका मैग्नीट्यूड उतना इसका मैग्नीट्यूड, बस डायरेक्शन दोनों का क्या है, अपोजिट। तो तुम खुद सोचो, ए में अगर ऐड करोगे माइनस ए को तो ये तो कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि +2 + -2 तो वो क्या हो जाएगा, कैंसिल। तो कैंसिल होके तुम यहां क्या लिखोगे, 0। अगर तुमने सिर्फ 0 लिख दिया तो ये क्या हो जाएगा, रॉन्ग। क्यों रॉन्ग हो गया, क्योंकि ऊपर हमने पढ़ा, देखो वेक्टर प्लस वेक्टर इक्वल्स टू वेक्टर होना चाहिए, तो तुम सिर्फ 0 लिखोगे तो वो हो जाएगा रॉन्ग। कैसे लिखना पड़ेगा बच्चे, तो a प्लस माइनस ए इक्वल टू 0 तो लिखो, लेकिन इस 0 के ऊपर तुम्हें क्या लिखना पड़ेगा, इस 0 के ऊपर तुम्हें देना पड़ेगा एक एरो। अब ये जो तरीका है बच्चों, ये एक करेक्ट तरीका हो गया, ये करेक्ट हो गया। कैसा तरीका हो गया बच्चों, करेक्ट। तो यानी a में माइनस ए को ऐड करने से, तो इसका मतलब है कि सिर्फ एक एरो लगा देने से ये हो गया 0 वेक्टर। तो कहोगे कि सर क्या फर्क हुआ दोनों में, देखो सच्चाई में तो कोई फर्क नहीं है, ये भी 0 है, ये भी 0 है। ये बस मन को एक तसल्ली है, मन को एक सेटिस्फैक्शन है कि अभी भी मेरे को वेक्टर में वेक्टर ऐड करके एक वेक्टर मिला। ये स्केलर है, इस पे एरो नहीं है, मतलब ये स्केलर है। तो ये जो है, ये इस रूल को फिर फॉलो नहीं किया, जबकि वेक्टर में वेक्टर को ऐड करने से मिलना क्या चाहिए था, वेक्टर। लेकिन यहां वेक्टर में वेक्टर ऐड करके आपको ऊपर में इसमें स्केलर मिला, नीचे वेक्टर मिला। तो आपको इसमें कौन सा मेहनत लग रहा है कि आप सिर्फ 0 के ऊपर एक एरो डाल दो, इससे कोई फर्क भी नहीं पड़ने वाला है, लेकिन रिप्रेजेंट करने का तरीका, दिखाने का तरीका सही हो जाएगा कि वेक्टर में वेक्टर को ऐड करने से क्या मिलता है, एक वेक्टर क्वांटिटी। समझ गए बात को। तो एक चीज तो तुम्हें पता चल गया। अब जो मैं यहां लिख रहा हूं, इसका मतलब तुमसे अगर कोई पूछेगा कि नल वेक्टर का क्या काम है, पहले तो नल वेक्टर के बारे में बोल दोगे कि मैग्नीट्यूड 0, डायरेक्शन कैन नॉट बी डिफाइंड, डायरेक्शन दिखा नहीं सकते। डिफाइन का मतलब परिभाषित करना। कहीं भी दिक्कत हो कोई भी वर्ड में तो आप मेरे को व्हाट्सएप करके पूछ सकते हो उसका मीनिंग, ठीक है ना बच्चों। अगर कोई भी हिंदी मीडियम वाले हो, कहीं भी दिक्कत होता हो तो मेरे को व्हाट्सएप करके पूछ सकते हो, इस वर्ड का मीनिंग बता दीजिए, ठीक है। तो चलो अब हम यहां लिख सकते हैं, देखो क्या लिखने जा रहे हैं, नल वेक्टर इज यूज्ड टू बैलेंस द वेक्टोरियल इक्वेशन। जरा ध्यान से सुनो मैंने क्या लिखा। तो अगर तुमसे कोई पूछेगा कि नल वेक्टर का काम क्या है, तो भाई आप स्टार मार्क कर दो, यहां पे नोट्स बनाओगे, यहां स्टार मार्क कर दो। तुम सीधा बोलोगे कि नल वेक्टर का काम है वेक्टोरियल इक्वेशन को बैलेंस करना। मतलब सिर्फ इस नल वेक्टर के आ जाने से आपका ये इक्वेशन बैलेंस हो गया।
तो नल वेक्टर का सिर्फ एक काम हुआ बच्चों कि ये वेक्टोरियल इक्वेशन को बैलेंस करने में आपकी मदद करता है। ठीक है, ये नल वेक्टर का डेफिनेशन, ये नल वेक्टर का काम, और ये मैंने एक इक्वेशन भी लिख दिया। ठीक है, अब इसका एक और एग्जांपल बताता हूं मैं तुम्हें। आप जल्दी से वीडियो पॉज करो और इसको लिखो। वीडियो पॉज करके इसको राइट डाउन करो। ठीक है, लिख लिया आपने? वीडियो पॉज करो बच्चों, 1 मिनट का समय लो, राइट डाउन करो। ओके ओके, लिख लिया आपने। चलो मैं इसको रब कर रहा हूं। अब एक एग्जांपल इसमें और देखते हैं। तो जिस तरीके से बच्चों वेक्टर में वेक्टर को मल्टीप्लाई करने, वेक्टर में वेक्टर को ऐड करने से एक वेक्टर मिलता है बच्चों, इस तरीके से ही आगे चल के हम लोग सीखेंगे कि वेक्टर में वेक्टर को मल्टीप्लाई करने से भी वेक्टर मिलता है। जैसे देखो, अब क्या मैं बताना चाह रहा हूं, इस बात को भी क्लियर कर रहा हूं। जैसे हम लोग जब मल्टीप्लीकेशन ऑफ वेक्टर पढ़ेंगे, ठीक है ना, तो कहोगे वो तो आप बता चुके हैं, तो फिर आप याद करो मल्टीप्लीकेशन ऑफ वेक्टर विथ ए स्केलर क्वांटिटी तुमको मैंने पढ़ाया। हम लोग पढ़ेंगे मल्टीप्लीकेशन ऑफ ए वेक्टर विथ अनदर वेक्टर, है ना। दो वेक्टर को मल्टीप्लाई करने से क्या होगा। तो मान लो दो टाइप का ये मल्टीप्लीकेशन होता है, आगे सीखेंगे। अभी फिलहाल मैं आपको एक एग्जांपल दिखा रहा हूं। मान लो ये वेक्टर ए और ये है वेक्टर बी, और इन दोनों के बीच का एंगल है थीटा। ठीक है, अब मान लो ए को बी के साथ क्रॉस किया, ठीक, तो रिजल्ट में भी बच्चों एक वेक्टर ही मिलेगा। उस वेक्टर को कुछ भी मान लो आर, तो कहने का मतलब आर मतलब रिजल्ट हो गया। तो यहां तुम फिर देख रहे हो कि वेक्टर इंटू वेक्टर इज इक्वल टू वेक्टर। ठीक है, अब यहां पे रियल में आर की वैल्यू कितनी होती है अभी मत समझे, ये समझने का कृपया ट्राई ना करें। आपके दिमाग में आ रही होगी कि कहां से आ गया, कृपया अभी इसको सोचने का जरूरत नहीं है। 3-4 क्लास के बाद ये यहां तक पहुंचेंगे। आपको बस मैं एग्जांपल दे रहा हूं। तो आर की वैल्यू होगी ए बी साइन थीटा, जहां साइन थीटा जो है इन दोनों के बीच का एंगल है। तो देखो दो वेक्टर को मल्टीप्लाई करने पे एक वेक्टर हुआ, और वेक्टर आर जो मिला उसका मैग्नीट्यूड तुम यहां से दे सकते हो। जस्ट सोचो कि अगर वेक्टर ए को, ठीक है, वेक्टर बी से मल्टीप्लाई किया जाए, तो देखो दोनों का डायरेक्शन क्या है, सेम। तो वेक्टर ए को अगर वेक्टर बी से मल्टीप्लाई करोगे तो ए क्रॉस बी, तो तुम खुद सोचो ये जो आर मिलना चाहिए, आर का मैग्नीट्यूड कितना होगा, ए बी साइन थीटा। रूल के मुताबिक मैग्नीट्यूड कितना है, ए बी साइन थीटा। अब चूंकि ये दोनों वेक्टर पैरेलल है, तो पैरेलल का मतलब थीटा का एंगल कितना हो गया, 0 डिग्री। तो यहां अगर 0 पुट करोगे तो ट्रिगो में बताया है तुमको मैंने कि साइन 0 डिग्री की वैल्यू 0 होती है। तो ये हो गया ए बी इंटू 0 बराबर क्या हो गया, 0। तो इसका मतलब R इक्वल्स टू क्या हो गया, 0। तो इसका मतलब है A और B को क्रॉस करने पे R क्या मिलने वाला है, 0। तो भाई R अगर 0 है तो अब यहां पे तुम्हारे सामने दो ऑप्शन है, या तो तुम 0 लिख दो, तो ये हो जाएगा तुम्हारा रॉन्ग। क्यों रॉन्ग होगा बच्चे, क्योंकि तुमने पढ़ा है वेक्टर में वेक्टर को मल्टीप्लाई करने पे क्या मिलना चाहिए, वेक्टर। लेकिन अब थोड़ा सा अगर चेंज करेंगे तो मामला सही हो जाएगा। कैसे, अगर हम लोग A क्रॉस B कर दें, अब कुछ नहीं करना है, बस सिर्फ आप इसके ऊपर एक एरो लगा दो। तो इस एरो के लग जाने से क्या हुआ कि ये अब आपका वेक्टर इंटू वेक्टर इक्वल टू वेक्टर, ये हो गया करेक्ट। तो तुमने फिर देखा कि एक बार फिर इस नल वेक्टर ने तुम्हारी इक्वेशन को बचा लिया। ये टेक्निकली लिखने को लिख सकते हो कि भाई 0 ही तो आना है, अब एरो लगा, लेकिन एरो लगाने से बात बन जाती है, समझ गए ना। तो आप ये एग्जांपल के थ्रू ये समझ में आपको आ गया होगा कि नल वेक्टर का काम है सिर्फ
इक्वेशन को क्या करना, बैलेंस करना। नल वेक्टर का काम क्या है बच्चों, इक्वेशन को बैलेंस करना। ठीक है, चलो जल्दी से इसको लिख लो, फिर हम लोग नेक्स्ट वेक्टर की तरफ मूव करते हैं। लिख लिया आपने? चलो नेक्स्ट है दोस्तों एक्सियल वेक्टर। ठीक है, नेक्स्ट है आपका एक्सियल वेक्टर। एक्सियल वेक्टर। अब ये सवाल है कि एक्सियल वेक्टर क्या है। देखो, पहली बात कि जब हम लोग मोशन पढ़ेंगे तो मैं बताऊंगा तुमको देयर आर टू टाइप्स ऑफ मोशन। दो प्रकार के मोशन होते हैं। एक तो देखो वो मोशन होता है, मैं तुम्हें, हालांकि हमें यहां नहीं पढ़ना है लेकिन इसको समझने के लिए थोड़ा मैं बैकअप आपको देता हूं। एक मोशन होता है, एक गति वो होती है जो हम लोग चलते हैं, या रोड पे गाड़ियां चलती हैं, या ट्रेन चलता है, एरोप्लेन चलता है, कुछ भी चलता है। और एक गति होती है जो आपका फैन चलता है, पंखा, या आप जो डोर को क्लोज करते हो, ओपन करते हो। कितना फर्क है। जो तुम रोड पे चलते हो तो उसमें तुम एक प्लेस से दूसरे प्लेस तक शिफ्ट हो जाते हो, लेकिन जो तुम्हारा फैन चलता है, पंखा चलता है, पूरी जिंदगी चलता रहता है, लेकिन वो यहीं पे है। तो ये एक प्रकार से फर्क हो गया। तो अभी ये सब लिखना नहीं है, पहले अब देखो। अब ये हो गया मोशन। तो मोशन के हो गए दो टाइप, जिसमें बॉडी का स्थान परिवर्तन होता है, तुम एक जगह से दूसरी जगह चले जाते हो। उस मोशन को बच्चों कहते हैं ट्रांसलेशनल मोशन। क्या बोलते हैं? ट्रांसलेशनल मोशन। और एक दूसरा जो तुम देख रहे हो, फैन रोटेट होने वाला, या डोर को ओपन क्लोज ऐसे खोले बंद किए, उसको हम लोग बोलते हैं रोटेशनल मोशन। रोटेशनल मोशन। ट्रांसलेशनल मोशन को लीनियर मोशन भी कर सकते हैं। अब तुम इसका हिंदी जानने का प्रयास मत करो, आज से यही पढ़ो ना, ट्रांसलेशनल मोशन, है ना। और ये हो गया रोटेशनल मोशन। रोटेशन को बोले तो घूर्णन गति, उससे अच्छा रोटेशनल बोलो, रोटेशनल। तो एक हो गया आपका ट्रांसलेशनल और एक हो गया रोटेशनल। अब ये दो टाइप के मोशन हो गए। तो इन दोनों में अब दो वेक्टर है, एक एक्सियल मैंने लिखवाया था और दूसरा क्या लिखवाया था, पोलर। इसमें से जो एक्सियल वाला है ये वेक्टर, इनका रिलेशन रोटेशन के साथ और पोलर का रिलेशन ट्रांसलेशन के साथ। मतलब कि वो वेक्टर्स जिनका इस्तेमाल ट्रांसलेशनल मोशन को डिस्कस करने में करते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं पोलर वेक्टर्स। और वो वेक्टर्स जिनका यूज हम लोग एक्सियल मोशन को डिस्क्राइब करने के लिए, डिस्क्राइब माने वर्णन करने के लिए, एक्सियल वेक्टर को डिस्क्राइब करने के लिए यूज करते हैं, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, रोटेशनल। लेकिन कहोगे बेसिक फर्क क्या हुआ? देखो फर्क है, जो तुम्हारा पोलर वेक्टर है ये आपका बहुत फ्रीक्वेंटली अपने डायरेक्शन को चेंज कर सकता है, और इसका एक इनिशियल पॉइंट होता है, एक फिक्स पॉइंट होता है जहां से वेक्टर की शुरुआत होती है। अब जैसे मान लो हम इधर मूव कर रहे हैं, नॉर्थ की ओर मूव कर रहे हैं, एकाएक हम चाहें तो थोड़ा इधर मुड़ गए, उधर मुड़ गए, मतलब मेरे पास मल्टीपल डायरेक्शन है मूव करने को, ठीक है ना। किसी भी समय इंस्टेंटेनियसली आप, इंस्टेंटेनियसली मतलब किसी भी क्षण पे, किसी भी टाइम पे आप चाहो तो अपनी दिशा को चेंज कर सकते हो, किधर भी। किसमें? पोलर में, ठीक है। लेकिन जो एक्सियल है इसका डायरेक्शन होता है एक्सिस के लॉ। कोई भी चीज अगर नाचती है, जैसे पंखा ही नाच रहा है, तो एक एक्सिस हुआ। कौन सा एक्सिस? वो जो पंखा आपका जिस स्टिक से, जो आपका एक रॉड से हैंग किया हुआ, एक पंखा एक लटका हुआ होता है एक डंडा से, वो स्टिक जो है एक तरीके से, उसको बोलते हैं एक्सिस ऑफ रोटेशन। अब ये समझना नहीं, आप सुन लो बस खाली, उसको क्या बोलते हैं, एक्सिस ऑफ रोटेशन।
उसके चारों तरफ वो पंखा नाचता है ना। तो पंखा नाचता है तो इसका वेक्टर जो होता है उसी एक्सिस ऑफ रोटेशन के अलॉन्ग होता है, ठीक। और यहां पे डायरेक्शन भी चेंज नहीं कर सकते हो आसानी से। मान लो पंखा नाच रहा है तो दो ही डायरेक्शन हो सकता है, या तो क्लॉकवाइज नाचेगा घड़ी के दिशा में, या घड़ी के उल्टी दिशा में, दो ही डायरेक्शन है ना। इसको राइट हैंड थंब रूल से आगे, ये सब अभी आप दिमाग में भर मत लेना कि भाई ये क्या है वो क्या है ये क्या है। सिंपल ये समझना है कि रोटेशनल मोशन से रिलेटेड, रोटेशनल मोशन यानी घूर्णन गति से रिलेटेड जो भी वेक्टर्स होते हैं वो एक्सियल वेक्टर्स होते हैं। उनका डायरेक्शन किधर होता है, एक्सिस के अलोंग होता है, ठीक। और डायरेक्शन भी लिमिटेड है, बस दो ही डायरेक्शन है, ठीक। और इनके डायरेक्शन को आप आसानी से चेंज भी नहीं कर सकते हो। जैसे मान लो कोई पंखा तेजी से एंटी क्लॉक घूम रहा है, तुम चाहोगे अगले ही इंस्टेंट पे इसको क्लॉक घुमा देना, दैट इज नॉट पॉसिबल। पहले उसको क्या करना पड़ेगा, स्लो करना पड़ेगा, और तब फिर उसको उल्टा डायरेक्शन में आपको नचाना पड़ेगा। आ रही है बात समझ में। जबकि यहां तो फटाफट डायरेक्शन, अगर मान लो घूमने के बजाय हम ऐसे चल रहे हैं तो जिधर मन हो उधर आपका वेलोसिटी का डायरेक्शन चेंज हो सकता है। तो ये एक बहुत बड़ा फर्क है एक्सियल और पोलर में, ठीक है। तो मैं इन्हीं चीजों को यहां पे अभी राइट डाउन कर देता हूं। तो इसका बहुत ज्यादा यूज नहीं है अभी फिलहाल, ये जब हम लोग मोशन पढ़ेंगे तो उस समय फिर से इसको लेके आएंगे, समझ गए बच्चे। तो देखो एक्सियल वेक्टर में इसमें हम लोग लिखेंगे दीज वेक्टर्स आर यूज्ड, मतलब इसका इस्तेमाल किया जाता है, यूज्ड टू डिस्कस, डिस्कस मतलब वर्णन करना, डिस्कस द रोटेशनल मोशन, रोटेशनल मोशन, ठीक है। एक्सियल वेक्टर्स, वेक्टर्स आर डायरेक्टेड along axis of rotation, axis of rotation, directed along axis of rotation, ठीक है। उसके बाद डायरेक्शन ऑफ एक्सियल वेक्टर्स are relatively fixed as compared to polar vector। अब इसका मैं मीनिंग बताता हूं। पोलर वेक्टर देखो मैंने क्या लिखा, डायरेक्शन ऑफ एक्सियल वेक्टर्स, एक्सियल वेक्टर का जो डायरेक्शन है आर रिलेटिवली फिक्स्ड, अपेक्षाकृत क्या होता है, फिक्स्ड होता है, एज कंपेयर टू पोलर वेक्टर। पोलर वेक्टर के कंपेयर में एक्सियल वेक्टर का जो डायरेक्शन है वो रिलेटिवली क्या होता है बच्चों, फिक्स्ड होता है। और एग्जांपल देखो, इसके एग्जांपल कौन कौन से हो गए, तो इसके एग्जांपल देखो कौन कौन से हो गए, एंगुलर मोमेंटम, एंगुलर मोमेंटम, ठीक है ना। आगे चल के पढ़ेंगे ये सब। मतलब हमने क्या लिखा, डायरेक्शन ऑफ एक्सियल वेक्टर्स आर रिलेटिवली फिक्स्ड एज कंपेयर टू पोलर वेक्टर, पोलर वेक्टर के कंपेयर में इसका डायरेक्शन क्या होता है, फिक्स्ड। एंगुलर मोमेंटम, टॉर्क, अभी जानने का कोशिश मत करना ये सब क्या है, टॉर्क, एंगुलर मोमेंटम, टॉर्क। उसके बाद एंगुलर एक्सेलरेशन, एंगुलर एक्सेलरेशन, ACCN लिख देंगे तो समझ जाओगे एक्सेलरेशन, क्लियर। तो ये हो गया एक्सियल वेक्टर का। रही बात अब पोलर वेक्टर्स की बात, तो वो इधर लिख देते हैं हम लोग। पोलर वेक्टर्स क्या है, तो देखो पोलर वेक्टर्स, पोलर वेक्टर्स आर यूज्ड टू डिस्कस
द ट्रांसलेशनल मोशन, है ना। ट्रांसलेशनल मोशन को डिस्कस करने के लिए इन वेक्टर्स का हम लोग इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। और इनका डायरेक्शन आपका बहुत तेजी से चेंज कर सकता है, क्योंकि वेलोसिटी हो गया, डिस्प्लेसमेंट हो गया, जैसा जानते हो। तो डायरेक्शन ऑफ दीज वेक्टर्स कैन बी चेंज्ड फ्रीक्वेंटली। फ्रीक्वेंटली का क्या मतलब हुआ? जल्दी जल्दी। फ्रीक्वेंटली का मतलब क्या हुआ बच्चों? जल्दी जल्दी। तो डायरेक्शन ऑफ दीज वेक्टर्स कैन बी चेंज फ्रीक्वेंटली, मतलब ऐसा नहीं कि चेंज करेगा ही करेगा। कैन बी का मतलब है हो सकता है, आपकी मर्जी है। आप चाहो तो नहीं भी चेंज करो, लेकिन अगर आप चाहोगे तो तुरंत चेंज भी हो सकता है ना। और एग्जाम्पल बच्चों, एग्जाम्पल कौन कौन सा हो गया? तो एग्जाम्पल इसका ढेर सारा है। वेलोसिटी हो गया, फोर्स हो गया, एक्सेलरेशन हो गया बच्चों, ठीक है ना, मोमेंटम हो गया। तो ये सारे जो वेक्टर्स मैक्सिमम इसी कैटेगरी के फॉल होते हैं, ठीक है ना। तो इस तरीके से ये दो वेक्टर हो गए। जानकारी के लिए बस आप समझिए, ट्रांसलेशनल और रोटेशनल का मतलब मैंने आपको समझा दिया, ठीक है। तो वीडियो पॉज करो और इसको लिख लो बच्चों। अब नेक्स्ट वेक्टर है कोप्लेनर वेक्टर, ठीक है। अब इसकी बात करते हैं, कोप्लेनर वेक्टर। कोप्लेनर वेक्टर, देखो कोप्लेनर वेक्टर क्या है। सबसे पहले कोप्लेनर समझने से पहले दो तीन टर्म समझो। एक टर्म होता है लीनियर, एक टर्म होता है प्लेनर, और एक टर्म होता है स्पेशियल। तो देखो क्या है, जैसे मान लो जिस रूम में तुम बैठे हो उसमें टोटल ये तीन एक्सिस मान लो। जैसे रूम में बैठे हो तो रूम क्या है? क्यूबिकल रूम है। तो उसमें एक रूम में ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, ये जेड। अब ये देखने में तुम्हें लगता होगा कि तो एक ही बोर्ड पे है, नहीं। एक्स इधर, वाई इधर और जेड तुम्हारी तरफ। तो यहां तो हम डायग्राम बना नहीं सकते, इसलिए हमने इसको दिखा दिया इधर, ठीक है। तो ये आपका हो गया एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस और ये हो गया जेड एक्सिस। तो अगर कोई वेक्टर किसी एक्सिस के लॉन्ग होता है, सिर्फ एक लाइन के लॉन्ग है ना, इसके लॉन्ग है, चाहे वाई के लॉन्ग है, चाहे जेड के लॉन्ग है, तो उसको लीनियर वेक्टर बोल सकते हो कि भाई एक ही डायमेंशन में हर एक्सिस जो है एक डायमेंशन कहलाता है। जैसे मान लो किसी वस्तु में केवल लंबाई है, तो हम बोलेंगे यह वस्तु लीनियर ऑब्जेक्ट है या वन डायमेंशनल है, 1D, वन डायमेंशनल। कब बोलेंगे? जब उसमें सिर्फ लंबाई है या सिर्फ चौड़ाई है या सिर्फ ऊंचाई है ना। जब उसमें लेंथ, लंबाई और चौड़ाई दोनों है, सिर्फ लंबाई चौड़ाई है, तो उसको बोलेंगे 2 डायमेंशनल, और उसी को बोलेंगे प्लेनर। उसी को, प्लेन का मतलब ये नहीं कि समतल खाली बोलना होता है। तो अब जैसे देखो ये बोर्ड है, बोर्ड, तो बोर्ड में क्या है? सिर्फ बोर्ड अगर सामने से देखा जाए तो सिर्फ देखो लेंथ है और विड्थ है, लेंथ है और विड्थ है। तो ये बोर्ड जो है ये हो गया 2 डायमेंशनल। क्या हो गया बच्चों? 2 डायमेंशनल। और ये जो एरिया है, ये जो एरिया तुम देख रहे हो, किसके किसके बीच में? एक्स और वाई के बीच में ये जो एरिया है ये एक प्लेन कहलाएगा। क्या कहलाएगा? प्लेन। यानी प्लेन एक एरिया है जो दो एक्सिस के बीच में होता है, और इस प्लेन का, इस एरिया का, इस प्लेन का नाम होगा एक्स वाई प्लेन। क्या नाम होगा? एक्स वाई प्लेन। अब जैसे घर में ही तुम्हारा जो फ्लोर है ना, फ्लोर जिस पे हम लोग चलते हैं, वो एक प्लेन है, या एक दीवार है वो एक प्लेन है, छत है तो एक प्लेन है।
तो दो एक्सिस के बीच में घिरा हुआ एरिया एक प्लेन कहलाता है। अब प्लेन का जो नोमेनक्लेचर है वो डिपेंड करता है कि वो किन दो एक्सिस के बीच में घिरा हुआ एरिया है। तो जैसे x और y के बीच वाले एरिया का नाम हो गया XY प्लेन। ऐसे ही मान लो इधर z होता है, इधर ऐसे z होता है, ये हो गया z, ये हो गया x, तो इसके बीच का जो एरिया हुआ इसका नाम हो जाएगा XZ प्लेन। क्लियर है? या जैसे देखो ये y है, ये z है, तो इसके बीच का जो एरिया होगा ये कहलाएगा YZ प्लेन। तो प्लेन का मतलब हो गया, प्लेन एक 2 डायमेंशनल स्ट्रक्चर है। 2 डायमेंशन कहने का मतलब लंबाई चौड़ाई। और तीसरा हो गया 3 डायमेंशनल। जैसे मूवी देखते होगे ना, मूवी आती है ना 3D मूवी, 3 डायमेंशनल, तो वो हो गया स्पेस जो आपका रूम है। आपके रूम में लंबाई चौड़ाई ऊंचाई सब है। तो अगर मान लो कोई वेक्टर ना, जैसे बोर्ड पे, जैसे आप देखते जाओ, तुम एकदम आराम से समझ जाओगे, टेंशन नहीं लेने का। आज भी लगता है थोड़ा टाइम ज्यादा हो जाएगा, एडिशन अब अगले दिन ही शुरू हो पाएगा। आज यूनिट वेक्टर पढ़ाते पढ़ाते टाइम ज्यादा हो जाएगा। और ऐसे भी आज फेस्टिवल है, तुम लोग भी फेस्टिवल के मूड में हो, तो कम ही देखोगे वीडियो, मेरे को पता है। अब पता नहीं इस वीडियो को आज ही देखोगे या कल देखोगे, तुम जानते होगे भली भांति। ये अब एक्स एक्सिस और ये वाई एक्सिस। अब ये देखो, ये जो एरिया हुआ एक प्लेन हुआ, ठीक है। पहले मेरे हाथ को मान लो एक वेक्टर। मेरा हाथ अगर एक्स एक्सिस के लॉन्ग है तो ये एक लीनियर वेक्टर है, प्लेन में नहीं है, एक एक्स एक्सिस के लॉन्ग है। ये वाई एक्सिस के लॉन्ग है, या ऐसे कर दें तो जेड एक्सिस के लॉन्ग है। लेकिन मेरा हाथ अगर इस बोर्ड में है ना, अगर मेरा हाथ बोर्ड पे है, मतलब वेक्टर ऐसे, तो ये वेक्टर ए बोर्ड पे है और किसके बीच में, एक्स वाई के बीच में, ठीक बीचों बीच मत समझ जाना। यहां पे कुछ भी ड्रॉ कर देंगे, जैसे मान लो एक वेक्टर ऐसे ड्रॉ कर देंगे, एक वेक्टर ऐसे ड्रॉ कर देंगे, तो ये सारे वेक्टर्स जो हुए ए बी सी, ये सब इसी बोर्ड वाले प्लेन में है, और जिसका नाम क्या है, एक्स वाई प्लेन। क्या नाम है इसका, एक्स वाई प्लेन। क्लियर? तो ये ए बी सी सारे एक ही प्लेन में है, ठीक। और अगर मान लो कोई वेक्टर, मेरा ये हाथ इस प्लेन में ना हो बल्कि ऐसे हो, तो अब ये स्पेस में चला गया। ये मान लो जेड एक्सिस है, तो ना ये जेड के लॉन्ग है, ना ये एक्स के लॉन्ग है, ना वाई के लॉन्ग है, ये बीच में ही कहीं है, तो ये चला गया स्पेस में। और अगर मान लो कि यहां पे कोई प्लेन होता, जैसे ये जेड एक्सिस है और ये एक्स एक्सिस है, तो इसका नाम है एक्स जेड प्लेन। अगर मेरा हाथ ऐसे रहता, इधर मान लो जेड एक्सिस, ये क्या है, जेड एक्सिस, ये क्या है, एक्स एक्सिस, ये एक प्लेन हो गया। तो ऐसे रहता तो हम बोलते मेरा हाथ जो है एक्स जेड प्लेन में। अगर बीच में ऐसे है तो मतलब ये स्पेस में हो गया, तीनों डायमेंशन इसमें है। तो इसको ना तुम थोड़ा रूम में अपने आप को विजुअलाइज करना, तभी तुमको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। तो मेरा कहने का मतलब है कि जिस तरीके से एक्स वाई प्लेन, तो तुम ऐसे याद रखना, एक्स वाई प्लेन का मतलब है एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के बीच का एरिया। एक्स और जेड के बीच वाला प्लेन का नाम होगा एक्स जेड प्लेन, वाई और जेड के बीच का नाम होगा वाई जेड प्लेन, है ना। तो अब जैसे देखो, यहां फिलहाल के लिए हमने बोर्ड पे तो एक ही प्लेन हम बना सकते हैं, क्योंकि मान लो यहां जेड बना दिया तो ये तो डायग्राम बनाना संभव नहीं है मेरे लिए, या फिर यहां पे इस प्लेन को भी बनाना संभव नहीं है। तो सीधी सी बात है, मेरे हिसाब से जो आराम से अगर देखोगे तो ये बीच में ऐसे दिखेगा। तो अब एक बात गौर करना, ये ए बी और सी तीनों एक्स वाई प्लेन में है कि नहीं है, तो बिल्कुल सही। तो को वर्ड का मतलब होता है सेम। को वर्ड का क्या मतलब हुआ, सेम। अब प्लेनर का मतलब क्या हो गया, तो तुम समझ गए। तो को का मतलब सेम, अब प्लेनर का मतलब प्लेन, तो इसका मतलब ये हो गया, को प्लेनर वेक्टर का मतलब हो गया वो वेक्टर्स जो सेम प्लेन में हो। तो यहां पे हम कह सकते हैं कि ये ए बी सी, ये जो तीनों वेक्टर है वो कौन से प्लेन में है, एक्स वाई प्लेन में। को प्लेनर का मतलब डायरेक्शन सेम से नहीं होता है, बस वो एक ही एरिया में है, ठीक।
अगर कोई वेक्टर मान लो डी होता जो ऐसे होता तो हम बोलते डी नॉन कोप्लेनर है, इनके साथ इनके प्लेन में नहीं है, वो किसी और प्लेन में है, या वो हो सकता है स्पेस में। क्लियर हुई बात? तो हम लोग यहां कह सकते हैं बच्चों कि ए कॉमा बी एंड सी आर कोप्लेनर वेक्टर्स। ठीक है, तो हम लोग यहां लिखेंगे, सीधी सी बात है, हम लोग यहां लिखेंगे वेक्टर्स प्रेजेंट इन सेम प्लेन आर नोन एज कोप्लेनर वेक्टर्स। ठीक है, वेक्टर्स प्रेजेंट इन सेम प्लेन आर नोन एज कोप्लेनर वेक्टर्स। क्लियर है? इसको लिख लीजिए। तो बच्चों नेक्स्ट है अपना यूनिट वेक्टर। यूनिट वेक्टर बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत ही इंपॉर्टेंट। ये इतना इंपॉर्टेंट है कि तुम्हें बताया था, इसके लिए एक अलग सिंबल ही दे दिया गया कि बाकी वेक्टर्स बोलते हैं कि मेरे को एरो से काम चल जाएगा, लेकिन इसने कहा कि नहीं, मेरे को अलग नोटेशन चाहिए। अब देखो ये क्या है। सबसे पहले, जैसा कि तुम्हें नाम से क्लियर लग रहा है, क्या नाम है इसका? यूनिट। और यूनिट का मतलब क्या होता है बच्चों? वन। यूनिट का मतलब होता है वन, जिसका मतलब ये एक ऐसा वेक्टर है जिसका मैग्नीट्यूड कितना है? वन। मैग्नीट्यूड कितना है? वन। तो हम लोग पहली बात तो ये लिखेंगे कि यूनिट वेक्टर की मैग्नीट्यूड होगी वन। ठीक है ना? क्योंकि ये नाम से क्लियर है बच्चों कि इसका मैग्नीट्यूड जो है वो होता है वन। तो पहली बात तो ये लिख देते हैं फटाफट, यूनिट वेक्टर्स हैव मैग्नीट्यूड इक्वल टू वन। क्लियर? चलो, अब जब मैग्नीट्यूड वन है, जीरो तो नहीं है, वन है, तो कुछ ना कुछ डायरेक्शन तो होगा ही होगा। तो ये भी हम लोग लिख देते हैं, इट हैज स्पेसिफिक डायरेक्शन। स्पेसिफिक का मतलब होता है खास, खास। तो इट हैज स्पेसिफिक डायरेक्शन, इसका कोई खास डायरेक्शन होगा, चाहे नॉर्थ हो, ईस्ट हो, वेस्ट हो, साउथ हो, कुछ भी तो डायरेक्शन होगा। चलो, अब एक बात इसमें और है, वो देखते हैं। यूनिट वेक्टर्स आर यूनिटलेस क्वांटिटी। अब ये तुम और चौंक गए होगे कि ये सर आपने क्या लिख दिया? जिसके नाम में हो यूनिट, अब वो हो क्या गया? यूनिटलेस। यूनिटलेस का मतलब यूनिट विहीन, नाम यूनिट, यहां मैंने क्या लिख दिया? यूनिटलेस। तो कहोगे ये क्या मतलब हुआ सर? तो देखो, ये दोनों यूनिट का मतलब अलग अलग है। इस यूनिट का मतलब हुआ वन, दिस इज न्यूमेरिकल वैल्यू, ये एक संख्या है वन। लेकिन इस यूनिट का मतलब ये हुआ मात्रक, हिंदी में बोले तो मात्रक। जैसे मीटर पर सेकेंड, सेंटीमीटर पर सेकेंड, तो वो इसके पास नहीं होता है। जैसे मान लो कि अगर कोई वेक्टर है f, जिसका मैग्नीट्यूड है 1 न्यूटन, अब नॉर्थ हो गया इसका डायरेक्शन, तो तुम कहोगे क्या ये यूनिट वेक्टर है? नो, मैग्नीट्यूड तो 1 है, लेकिन इसका मात्रक है न्यूटन। मेरा कहने का मतलब हमको ये भी नहीं चाहिए, मेरे को चाहिए सिर्फ 1, मैग्नीट्यूड के नाम पे 1, जस्ट एक नंबर, और नॉर्थ हो गया इसका डायरेक्शन। एग्जांपल के लिए साउथ भी हो सकता है, ईस्ट भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो मेरी बात को समझे तुम? तो मेरा कहना क्या था बच्चों,
अभी मैं एक्सप्लेन भी करूंगा कि ये क्यों यूनिटलेस होता है, वही मैं बताऊंगा आपको। तो यूनिट वेक्टर जो है ये एक यूनिटलेस क्वांटिटी है, मात्रक नहीं होता इसके पास। ऐसा क्यों होता है, क्यों इसके पास मात्रक नहीं होता है? तो इसके लिए आपको जरा समझना पड़ेगा कि यूनिट वेक्टर बनता कैसे है, यानी फॉर्मेशन ऑफ यूनिट वेक्टर। फॉर्मेशन ऑफ यूनिट वेक्टर। यूनिट वेक्टर बनता कैसे है? बहुत सिंपल है। देखो, अगर आप इफ ए वेक्टर, अगर किसी वेक्टर को, कोई भी सिंपल वेक्टर, नॉट यूनिट वेक्टर, कोई भी वेक्टर, इफ ए वेक्टर इज डिवाइडेड by its magnitude. If a vector is divided by its magnitude, then we will get unit vector along ओरिजिनल वेक्टर। तो हमें क्या मिल जाएगा बच्चों? हमें एक यूनिट वेक्टर मिल जाएगा ओरिजिनल वेक्टर के एलॉन्ग। लेकिन ये कब मिलेगा? जब हम किसी वेक्टर को डिवाइड करेंगे उसके मैग्नीट्यूड से। आई बात समझ में? तो सवाल है कि तुम कहोगे सर वेक्टर का डिवीजन तो नहीं होता है। अरे वेक्टर को वेक्टर से थोड़ी डिवाइड कर रहे हैं। जा ध्यान दो, ध्यान दो, बढ़िया से ध्यान दो। यहां पे वेक्टर्स को हम लोग डिवाइड कर रहे हैं, वेक्टर को डिवाइड कर रहे हैं उसके मैग्नीट्यूड से। ये तो स्केलर हो गया ना भाई। तो जैसे वेक्टर को स्केलर से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, तो वेक्टर को स्केलर से डिवाइड भी कर सकते हैं। और डिवाइड भी एक प्रकार का मल्टीप्लीकेशन ही है। जैसे देखो, तुमको कोई कहेगा 4 को 6 से डिवाइड करो, इसको दूसरे शब्दों में हम ये बोल सकते हैं 4 को मल्टीप्लाई करो 1/6 से। तो बताओ दोनों में कोई अंतर है? 4 को 6 से डिवाइड करना या यूं कहो 4 को मल्टीप्लाई करना 1/6 से, तो वो कोई बड़ी बात नहीं है, बहुत सिंपल सा चीज है। तो यूनिट वेक्टर अगर आपको चाहिए किसी भी डायरेक्शन में, तो आपको उस डायरेक्शन में उस वेक्टर को उसी के मैग्नीट्यूड से डिवाइड करना होगा। अब जब मैं ये करके दिखाऊंगा तब तुमको मजा आएगा। तो पहले इसको आप लिखो, उसके बाद अब दोस्तों यहां पे देखो, अब मान लो कि कोई एक वेक्टर है, जैसे v, वेलोसिटी एक वेक्टर है। एक पार्टिकल है जिसकी वेलोसिटी है 10 मीटर पर सेकेंड और डायरेक्शन है टूवर्ड्स नॉर्थ। क्लियर? तो अगर आपने मैग्नीट्यूड इसका देखना है, तो इसका मैग्नीट्यूड में फिर ये डायरेक्शन खत्म हो जाएगा, टुवर्ड्स नॉर्थ मतलब उत्तर की ओर। तो ये खत्म हो जाएगा, तो खाली क्या बचेगा? 10 मीटर पर सेकेंड। अब एक दिमाग लगाते हैं, अगर हम v को उसके मॉड से डिवाइड कर दें, यही ना सीखे हम लोग, वेलोसिटी को अगर उसके मॉड से डिवाइड कर दें, तो वेलोसिटी के नाम पे क्या लिखोगे? 10 मीटर पर सेकेंड। ये हो गया टूवर्ड्स नॉर्थ, ये उसका डायरेक्शन हो गया। डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड, वेक्टर को उसी के मैग्नीट्यूड से भाग देना है। तो मैग्नीट्यूड कितना है? 10 मीटर पर सेकेंड। अब यहां से क्या होगा? 10 से 10 कट गया, मीटर पर सेकेंड से मीटर पर सेकेंड कट गया, तो क्या बचा? 1, यहां 1 बचा, और क्या बचा? टूवर्ड्स नॉर्थ। तो इसका मतलब ये क्या मिल गया? एक यूनिट वेक्टर हो गया। तो अब इसके रिजल्ट को हम लोग कैसे लिखेंगे? देखो कैसे लिखेंगे, v कैप। देखो v इसलिए लिख दिया हमने ताकि ये यूनिट वेक्टर v के लॉन्ग मिला है, कैप हो गया यूनिट वेक्टर की पहचान। तो अब आप देखो, क्या ये वेलोसिटी रह गया? तो नहीं, इसका मात्रक गायब हो चुका है, लेकिन डायरेक्शन इसके पास है अभी भी, ओरिजिनल वाला ही। तो इस तरीके से किसी वेक्टर को उसी के मैग्नीट्यूड से डिवाइड करने पे आपको एक यूनिट वेक्टर मिलेगा, जिसके ऊपर आपने यहां पे कैप लगा दिया।
आई बात समझ में? तो इसका मतलब ये हुआ कि कल को अगर हम वेक्टर ए को अगर उसके मॉड से डिवाइड करेंगे तो क्या मिलेगा? ए कैप। अगर वेक्टर बी को उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड करेंगे तो क्या मिलेगा? बी कैप। समझ गए ना? किसी भी वेक्टर को अगर हम उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड करेंगे तो हमको एक यूनिट वेक्टर मिल जाएगा। और कोई पूछेगा इसका डायरेक्शन और इसका डायरेक्शन कहना सेम, क्योंकि यूनिट वेक्टर जो मिलता है उसका डायरेक्शन ओरिजिनल वेक्टर के डायरेक्शन के अलोंग होता है। कोई पूछेगा इसका डायरेक्शन इसका डायरेक्शन सेम, इसका डायरेक्शन इसका डायरेक्शन सेम। तो इस तरीके से हम किसी भी डायरेक्शन में चाहें तो एक यूनिट वेक्टर निकाल सकते हैं। बस जिस डायरेक्शन में आपको यूनिट वेक्टर चाहिए उस डायरेक्शन के किसी वेक्टर को उसी के मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दीजिए, मिल जाएगा आपको। क्लियर है बच्चों? तो इस तरीके से यूनिट वेक्टर बनाया जाता है। लेकिन फिर तुम्हारा सवाल होगा कि आखिर बना के हम करेंगे क्या यूनिट वेक्टर का? उसका भी जवाब है। आप पहले इसको लिख लो। अब दोस्तों सवाल है कि यूनिट वेक्टर का काम क्या है। देखो, यूज ऑफ यूनिट वेक्टर, कई सारा यूज अभी मैं आपको समझाता हूं। यूज ऑफ यूनिट वेक्टर, यूज ऑफ यूनिट वेक्टर। देखो, यूनिट वेक्टर्स are used to convert a scalar quantity into vector quantity। देखो, यूनिट वेक्टर से तुम किसी स्केलर को वेक्टर बना सकते हो। कहोगे कैसे? तो मान लो, उदाहरण के लिए मान लो v, ये वेलोसिटी नहीं है, ये क्या है? स्पीड। स्पीड बच्चों स्केलर होता है जिसमें सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है। मान लो स्पीड है, क्या है? स्केलर। अब ये स्पीड आया तुम्हारे पास आया, तुमको रिक्वेस्ट कर रहा है कि सर हमको वेक्टर बना दीजिए। तो तुम बोले कि ठीक है वेक्टर बना देते हैं तुमको। तुम्हारे पास मैग्नीट्यूड तो है? तो बोला हाँ है, मैग्नीट्यूड है। तो कहा तो ये इसको वेक्टर बनना है, तुमसे पूछा वेक्टर बना दीजिए, तुम बोलो ये ठीक है वेक्टर बना देंगे। तो इसको क्या देना पड़ेगा बच्चों? डायरेक्शन। सिर्फ इसको डायरेक्शन चाहिए, ना इसके मैग्नीट्यूड में कोई छेड़छाड़ नहीं चाहिए। इसको सिर्फ क्या दे देना है? डायरेक्शन। मतलब ये भी इसने शर्त रखा, ये नहीं कि आपका 10 का 20 कर दीजिए, मीटर पर सेकंड का न्यूटन कर दीजिए, वो सब नहीं बोला इसने कहा कि मेरे को सिर्फ डायरेक्शन दीजिए। तो तुमने पूछा कौन सा डायरेक्शन चाहिए? तो इसने कहा नॉर्थ। तो मान लो तुम एक ऐसे वेक्टर को जानते हो जिसका नाम है यूनिट वेक्टर ए कैप, जिसका मैग्नीट्यूड है 1 और डायरेक्शन है इसका नॉर्थ। तो अगर इस स्केलर को यानी v को तुमने मल्टीप्लाई कर दिया ए कैप से। भाई देखो, v को तुमने मल्टीप्लाई कर दिया ए कैप से, तो ये स्केलर है और ये क्या है? वेक्टर। तो तुमको तो सिखा चुके हैं हम इस बात को कि एक स्केलर को एक वेक्टर से मल्टीप्लाई करोगे तो तुमको मिलेगा एक वेक्टर क्वांटिटी। तो ऑटोमेटिकली देखो, ये स्केलर है तो स्केलर के नाम पे आया 10 मीटर पर सेकेंड गुने ए कैप अपने साथ क्या लाया? 1 और क्या लाया? टूवर्ड्स नॉर्थ। और क्या लेके आया बच्चों? टूवर्ड्स नॉर्थ। तो ऑटोमेटिकली 10 गुना 1 10 रह गया कि नहीं? मीटर पर सेकेंड पे भी कोई असर नहीं पड़ा, तो ये फाइनली हो गया 10 मीटर पर सेकेंड और डायरेक्शन हो गया टूवर्ड्स नॉर्थ। तो बताओ, v को ए कैप से मल्टीप्लाई करने पे एक वेक्टर मिल गया। अब देखो इसके ऊपर एरो दे सकते हो क्योंकि इसकी वैल्यू जो है वो क्या हो गई? 10 मीटर पर सेकेंड टूवर्ड्स नॉर्थ। इसका th नॉर्थ। इसका मतलब ये हुआ कि एक स्केलर को एक यूनिट वेक्टर से मल्टीप्लाई करने पे आपको वेक्टर मिल जाएगा। तो इसका मतलब बात सही लिखे हम लोग कि यूनिट वेक्टर का इस्तेमाल होता है
कन्वर्ट ए स्केलर क्वांटिटी इनटू वेक्टर क्वांटिटी। यानी यूनिट वेक्टर का इस्तेमाल करके आप स्केलर क्वांटिटी को क्या कर सकते हो, वेक्टर क्वांटिटी में। ठीक है, चलो अब आगे बढ़ते हैं। यहां ही मामला खत्म नहीं हुआ, बहुत बढ़िया है, बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चे, समझना पड़ेगा आपको अच्छे से। अब क्या है, तो कहोगे कि सर क्या रोज बैठ के हम यूनिट वेक्टर बनाएंगे? तो जवाब है नहीं। फिजिक्स में कुछ ऑलरेडी बना बनाया यूनिट वेक्टर भी आपके पास है, और उसका नाम है बच्चों रेक्टेंगुलर यूनिट वेक्टर्स। फिजिक्स में कुछ बने बनाए यूनिट वेक्टर है, क्या नाम है उनका? रेक्टेंगुलर यूनिट वेक्टर। अब ये कौन कौन से हैं? तो पहले एक बात समझो, फिजिक्स में सबसे इंपॉर्टेंट डायरेक्शन जो दिखाया जाता है वो नॉर्थ साउथ नहीं बल्कि एक्स वाई जेड के रूप में दिखाया जाता है। तो क्यों ना एक काम करें हम लोग, जब एक्स वाई जेड की परमानेंट जरूरत पड़ने वाली है तो इनके अलोंग हम अपने मन से यूनिट वेक्टर मान लेते हैं और उसका प्रयोग कर लेंगे, अपने मन से मान लेते हैं। जैसे एक्स के अलोंग हमने मान लिया यूनिट वेक्टर आई, कैप लगा दो। y के लॉन्ग हमने मान लिया एक यूनिट वेक्टर जिसका नाम रख दिया j, कैप लगा दो। और z एक्सिस के लॉन्ग हमने मान लिया k। क्लियर? i x एक्सिस के लॉन्ग, j y एक्सिस के लॉन्ग और k z एक्सिस के लॉन्ग। और साथ ही साथ एक काउंटर पार्टनर भी इनका होगा। अगर ये पॉजिटिव x एक्सिस को दिखाने वाला i है तो ऑटोमेटिकली नेगेटिव x एक्सिस को दिखाने वाला कौन होगा? माइनस आई। क्लियर है? और यही एक ऐसा यूनिट वेक्टर है आई, इसी तरीके से नीचे दिखाने वाला कैसा होगा? माइनस जे, नेगेटिव जेड दिखाने वाला, सॉरी नेगेटिव वाई दिखाने वाला। और नेगेटिव जेड दिखाने वाला कैसा होगा बच्चों? माइनस के। क्लियर है? तो इसका मतलब यहां पे बच्चों आई कैप, जे कैप, के कैप, ये हो गए रेक्टेंगुलर यूनिट वेक्टर्स। अच्छा, ये यहां पे एक आपको और फ्रीडम दी जाती है। ऐसे तो ये साधारण यूनिट वेक्टर है ये सब, लेकिन ये स्पेशल हो गया। ये स्पेशल को रिप्रेजेंट करने के लिए तुम एरो का भी इस्तेमाल कर सकते हो। ध्यान दो ध्यान दो ध्यान दो, सिर्फ आई जे के लिए ये फैसिलिटी, और किसी के लिए नहीं है। मतलब तुम ये भी लिख सकते हो, कैप की जगह तुम एरो भी लगा सकते हो, चलेगा। देखेंगे आप बुक में, देखिएगा ऐसे भी दिया रहता है, कैप भी रहता है और नॉर्मल एरो भी रहता है, लेकिन ये सिर्फ आई जे के पे होता है। तो याद रखोगे एक्स एक्सिस के लिए यूनिट वेक्टर कौन मिला? आई। हम लोग साइंटिस्ट लोगों ने मान लिया, ये मान लिया हमने कि भाई एक्स एक्सिस के लॉन्ग आई, नेगेटिव एक्स एक्सिस के लॉन्ग माइनस आई, वाई के लॉन्ग जे, नेगेटिव वाई के लॉन्ग माइनस जे, जेड के लॉन्ग के, उल्टा माइनस के। ठीक है? कहोगे सर फायदा? तो देखो, मान लो अगर किसी कार की वेलोसिटी 10 आई मीटर पर सेकेंड दी गई है। अब देखो देखो देखो, ध्यान दो, ये वेलोसिटी है, वेलोसिटी इक्वल्स टू क्या लिखा हुआ है? 10 आई मीटर पर सेकेंड। इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब ये हुआ कार इज मूविंग, कार चल रही है, कार इज मूविंग along x axis। कौन सा x axis? पॉजिटिव x axis। मैग्नीट्यूड कितना हुआ? 10 मीटर पर सेकेंड, और I से क्या पता लग गया कि कार चल रहा है y के लॉन्ग। क्लियर है बच्चों? तो इस तरीके से I का इस्तेमाल, अगर J रहता तो J का इस्तेमाल कर लेते। अच्छा, रेक्टेंगुलर के लिए एक और टर्म दिया जाता है, कभी कभी बुक में देखोगे ऑर्थोगोनल भी लिखा रहेगा। क्या लिखा रहेगा? ऑर्थोगोनल यूनिट वेक्टर। और इन सब के बीच का एंगल कितना है? 90 होना भी चाहिए। आई एक्स के लॉन्ग है, जे वाई के लॉन्ग है, तो बीच का एंगल 90। आई और जे के बीच का एंगल 90, जे और के बीच का एंगल 90। क्लियर? चलो, तो आज इतना ही करते हैं बच्चों। नेक्स्ट डे, यही बहुत लंबा हो गया, अच्छा है, और अच्छे से पढ़ेंगे इसको। और अगले डे हम लोग का तो पक्का तो बचा ही नहीं, टाइप्स ऑफ वेक्टर कंप्लीट हो गया। अगले डे से हम लोग का, नेक्स्ट डे हम लोग ऑपरेशन ऑफ वेक्टर शुरू करेंगे, एडिशन ऑफ वेक्टर से।
तो आज ही इसको देख लीजिएगा, कल के नाम पे छोड़ना नहीं है, नहीं तो छूटेगा तो छूटता रह जाएगा। समझ गए बच्चों? ठीक।